हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन जॉब एग्जाम्स। नमस्कार दोस्तों, जॉब एग्जाम पोर्टल में आप सभी का स्वागत है। मैं सर्वेश आज प्राचीन भारतीय इतिहास के कुछ अति महत्वपूर्ण तथ्यों का भाग 2 लेकर आया हूं। भाग 1 में आपने प्राचीन भारतीय इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जाना होगा। आशा करता हूं कि उसमें बहुत सारे तथ्य आपके एग्जाम के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। तो चलिए हम भाग 2 की तरफ चलते हैं। तो आइए दोस्तों, हम प्राचीन भारत में सबसे पहले पढ़ते हैं बौद्ध धर्म के बारे में, बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। तो दोस्तों, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक आते आते जो वैदिक धर्म में अनेक जो है विशेषाधिकार और कर्मकांड और अनावश्यक बातें पनपने लगी। तो उस समय महात्मा बौद्ध ने इन अनावश्यक बातों का खंडन करके लौकिक जीवन की श्रेष्ठता पर बल दिया। बौद्ध धर्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में समानता एवं कर्म की श्रेष्ठता, किसके लिए? समानता एवं कर्म की श्रेष्ठता को मूल बनाकर भगवान बुद्ध ने पाली भाषा में अपने विचारों को जन जन तक पहुंचाया और लोगों के जनजीवन को प्रभावित किया। गौतम बुद्ध का मुख्य उद्देश्य था बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। भगवान बुद्ध ने वैदिक विशेषाधिकारों एवं कर्म कांडों का खंडन करके ऐसी जीवन पद्धति का प्रचार किया जिसमें भेद को कोई स्थान नहीं था, जैसे जात पात ऊंच नीच का कोई भी स्थान नहीं था। जिन आध्यात्मिक प्रश्नों की खोज में अनेक संप्रदायों के बीच स्पर्धा बढ़ती जा रही थी, ऐसे प्रश्नों को अनावश्यक बताकर लौकिक जीवन की श्रेष्ठता पर बुद्ध ने बल दिया। इस पे बल दिया, लौकिक जीवन की श्रेष्ठता पर बुद्ध ने बल दिया। भगवान बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं से भारत ही नहीं अपितु विश्व को प्रभावित किया। भारत ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व को प्रभावित किया। और अपने मध्यम मार्ग, उन्होंने क्या अपना कौन सा मार्ग अपनाया था? अपने मध्यम मार्ग एवं तृष्णा रहित कर्म पर जोर देने के कारण यह व्यवहारिक एवं जात प्रथा के खंडन से सभी वर्गों में लोकप्रिय हुआ। इसने क्या किया? व्यवहारिक कर्मों को अपनाया और जात प्रथा का पुरजोर खंडन किया। बुद्ध ने क्या किया था? जो वैदिक धर्म के कर्म कांड थे उनका विरोध किया और जात प्रथा का भी खंडन किया, जिससे यह आम जनमानस में बहुत लोकप्रिय हो गया। ईश्वर, आत्मा, कर्म कांड, विशेषाधिकार आदि सभी का बुद्ध ने खंडन किया। बुद्ध ने किसका? ईश्वर का, आत्मा का, कर्मकांड का और विशेषाधिकारों का, सभी का खंडन किया। बौद्ध धर्म में शामिल होने वाली सबसे पहली महिला कौन थी? महाप्रजापति गौतमी। ये उनकी मौसी भी थी, इन्होंने इनका लालन पालन किया था। बौद्ध धर्म में कर्म एवं पुनर्जन्म को मान्यता दी गई है। बौद्ध धर्म में किसमें पुनर्जन्म और कर्म को मान्यता दी गई है। आगे चलकर बौद्ध धर्म में वैभाषिक, योगाचार, विज्ञानवाद तथा शून्यवाद जैसी शाखाएं भी विकसित हुई। तो इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न क्या क्या हैं? समानता एवं कर्म की श्रेष्ठता को मूल आधार था। किस भाषा में था? पाली भाषा में था। गौतम बुद्ध का मुख्य मूल उद्देश्य क्या था? बहुजन हिताय बहुजन सुखाय था। इसने क्या किया? कर्मकांडों और विशेषाधिकारों का विरोध किया। लौकिक जीवन की श्रेष्ठता पर अत्यधिक बल दिया। कौन सा मार्ग अपनाया? मध्यम मार्ग अपनाया। बौद्ध संघ में शामिल होने वाली पहली महिला कौन थी? महाप्रजापति गौतमी थी। कौन थी? जो कि बौद्ध की मौसी भी थी और इन्होंने ही उनका लालन पालन किया था। अब आइए देखते हैं कि प्राचीन भारत में राजनीतिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का संक्षिप्त परिचय और उससे रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या हैं। तो प्राचीन भारत में राजनीतिक गतिविधियों का परिचय वैदिक काल से ही प्राप्त होता है, किंतु संगठित एवं विस्तृत साम्राज्य का उदय 600 ईस्वी पूर्व मगध के हर्यक वंश, मगध में कौन सा वंश था? हर्यक वंश, और बिंबिसार के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? बिंबिसार के नेतृत्व में हुआ। बौद्ध काल में ही 16 महाजनपदों का विकास हुआ। इस युग में हुआ जिनके मध्य परस्पर संघर्ष चलता रहा। कितने वर्षों तक? 200 वर्ष। जो ये 16 महाजनपद थे आपस में कितने वर्षों तक लड़ते रहे? 200 वर्ष। मगध, काशी, कोसल, अवंती, वत्स, गंधार आदि प्रमुख महाजनपद थे। अंततः मगध क्रमशः हर्यक वंश, शिशुनाग वंश
एवं नंद वंश के द्वारा सभी राज्यों को जीतकर विशाल साम्राज्य बना। तो मगध में किन प्रमुख 3 वंशों ने राज किया? हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश। इसके बाद क्या होता है? नंद वंश के अंतिम शासक, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद। तो क्वेश्चन बन सकता है नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। किसकी सहायता से की? तक्षशिला के आचार्य चाणक्य की सहायता से। किसकी सहायता से? चाणक्य की सहायता से, जिन्होंने अर्थशास्त्र भी लिखा है। चाणक्य को कौटिल्य विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। भारत में सबसे बड़े साम्राज्य का निर्माण किया, इसीलिए चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का प्रथम सम्राट कहते हैं। क्या कहते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का प्रथम सम्राट कहते हैं। यूनानी ग्रंथों में इसको सेंडोक्रोट्स और एंडोकोट्स नाम से भी उल्लेखित किया गया है। अब देखते हैं कि प्राचीन भारत में विदेशी आक्रमणों से रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्य क्या है। तो यूनानी स्रोतों, स्ट्रैबो और एरियन के अनुसार प्रथम हमला, भारतवर्ष में प्रथम हमला फारस के हखामनी वंश के कुरुस ने 558 से 540 ईस्वी पूर्व में किया था। किसने किया था? कुरुस ने। कहाँ का था ये? फारस। यूनान के शासक का हमला 326 ईस्वी पूर्व में हुआ था। इस हमले को हाइडस्पीच का युद्ध भी कहते हैं। सिकंदर का मुख्य संघर्ष वितस्ता झेलम के युद्ध में किससे हुआ था? राजा पुरु से हुआ था। अब यहाँ एक देखिए दोस्तों, झेलम का पुराना नाम वितस्ता है। वितस्ता नदी, झेलम नदी का पुराना नाम क्या है? वितस्ता। तथा इन दोनों के बीच मैत्री हुई, पुरु से हुआ और दोनों के बीच मैत्री हुई। ब्यास नदी से ही सिकंदर की सेना वापस लौट गई। उत्तर भारत में इस समय किसका शासन था? धनानंद। यही समय था जब भारत के निर्माण में गंगा घाटी की भूमिका प्रारंभ हो गई थी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन बन सकता है कि सिकंदर किसका समकालीन था, या सिकंदर का समकालीन शासक कौन था? तो वो था धनानंद। राजनीतिक एकीकरण का महान कार्य मौर्य वंश के चंद्रगुप्त के अधीन पूरा हुआ। प्लूटार्क के शब्दों में कहा जा सकता है कि 6 लाख की सेना के साथ चंद्रगुप्त ने संपूर्ण भारत को रौंद डाला। तो किसका कथन है? प्लूटार्क का। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय शासक की, भारतवर्ष में राष्ट्रीय शासक की संज्ञा किसको दी गई है? इसी वंश के अशोक को दी गई है, अशोक महान को, जिसको जो कलिंग युद्ध हुआ था वो 261 ईस्वी पूर्व अशोक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में घटित ऐसी घटना थी जिसने उसे साम्राज्यवादी से शांतवादी बना दिया। क्या होता? अशोक क्या होता है, कलिंग पे जब आक्रमण करता तो इतना नरसंहार होता है, इतना खून बहता है कि उसका मन व्यथित हो जाता है और वो साम्राज्यवादी से शांतिवादी बन जाता है। अशोक का इतिहास अभिलेखों के आधार पर DR भंडारकर ने लिखा है। अशोक ने बौद्ध धर्म की शाखा हीनयान को संरक्षण दिया था। किसको संरक्षण दिया था? हीनयान को। प्रसिद्ध सुदर्शन झील का निर्माता कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। तो सुदर्शन झील का निर्माता किसको माना जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को। अर्थशास्त्र कौटिल्य का, अर्थशास्त्र के रचयिता कौन थे? कौटिल्य, विष्णुगुप्त, चाणक्य, इनके बहुत सारे नाम हैं। में मौर्य वंश का वर्णन मिलता है। तो मौर्य वंश का अगर ऐतिहासिक स्रोत देखा जाए तो किसमें मिलता है? अर्थशास्त्र में। मौर्य साम्राज्य का पतन 184 ईस्वी पूर्व में इसके अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या इसके ही सेनापति कौन कर देता है? इसका ही सेनापति होता है पुष्यमित्र शुंग द्वारा की जाती है और शुंग वंश का आविर्भाव होता है। तो मौर्य वंश का पतन कब हो जाता है? 184 ईस्वी पूर्व में। किसके द्वारा होता है? पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। अंतिम शासक कौन होता है? बृहद्रथ। मौर्यों के बाद उत्पन्न राजनैतिक शक्ति शून्यता को भरने के लिए क्षेत्रीय एवं विदेशी शक्तियों के मध्य चले बहुपक्षीय संघर्ष में राजनीतिक एकता नष्ट हो जाती है। जब कोई बड़ा राजा नहीं होगा, कोई पावरफुल राजा नहीं होता है, तो छोटी छोटी शक्तियां क्या करती हैं? अपने सिर उठाने लगती हैं और आपस में लड़ती रहती हैं। विदेशी शक्तियां भी आक्रमण करने लगती हैं। किंतु इस काल में 200 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी तक आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण सुधार व विकास हुआ। अब पढ़ते हैं हम मौर्योत्तर काल। इसका समय कब से कब तक है? 200 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी तक, यानी कि 400 लगभग। तो मौर्य काल में स्वर्ण सिक्के सर्वप्रथम किसने चलाए थे?
इंडो ग्रीक शासकों ने। किसने चलाए थे? इंडो ग्रीक शासकों ने। शुद्ध स्वर्ण के सिक्के जिनको 124 ग्रेन कहा जाता, कुषाणों द्वारा चलाए गए। किसके द्वारा चलाए गए? शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए थे? कुषाणों ने। गुप्त वंश के शासकों द्वारा सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के चलाए गए। तो अगर क्वेश्चन है सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के किसने चलाए थे? गुप्त वंश के शासकों ने। शीशे के सिक्के चलाने का श्रेय किसको जाता है? सातवाहनों को। किसको जाता है? सातवाहनों को। 57 ईस्वी पूर्व में कौन सा संवत चालू हुआ था? विक्रम संवत। और 78 ईस्वी में कौन सा संवत चालू हुआ? शक संवत। किसके द्वारा चालू किया गया? कनिष्क के द्वारा। किसके द्वारा चालू किया गया? मूर्ति कला की गंधार एवं मथुरा कला शैली का विकास कुषाणों के काल में हुआ था। भूमि अनुदान का पहला उदाहरण सातवाहनों के काल में मिलता है। भूमि अनुदान का पहला उदाहरण कब मिलता है? सातवाहनों के काल में मिलता है। संस्कृत भाषा का पहला शिलालेख क्या था? शक शासक रुद्रद्रमन का जूनागढ़ का जो शिलालेख है वो किसमें लिखा गया है? संस्कृत में लिखा गया है। किसमें लिखा गया है? संस्कृत भाषा में। और जिससे सुदर्शन झील के निर्माण का, और उसमें इसी जो जूनागढ़ का शिलालेख है उसमें सुदर्शन झील के भी निर्माण का लेख मिलता है कि सुदर्शन झील को मौर्यों ने बनवाया। तो ये थे मौर्योत्तर काल के फैक्ट्स जो एग्जाम के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अब आइए चलते हैं गुप्त वंश से रिलेटेड फैक्ट्स को जान लेते हैं। तो गुप्त वंश का शासन का पीरियड था 275 से 550 तक। 275 ईस्वी से 550 ईस्वी तक। इसका संस्थापक कौन था? श्री महान शासक चंद्रगुप्त द्वितीय। इसका महान शासक, इस वंश का महान शासक कौन हुआ? चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ। इस वंश का महान शासक चंद्रगुप्त द्वितीय। राजकीय धर्म क्या था गुप्त वंश का? वैष्णव। राजकीय भाषा संस्कृत थी। गुप्त काल को स्वर्ण काल की संज्ञा दी जाती है। मंदिरों का निर्माण इस युग से प्रारंभ हुआ था। प्राचीन भारत में 600 से 12 ईस्वी तक सामंती युग, राजपूत युग तथा बहुपक्षीय संघर्ष एवं घटनाओं का काल माना जाता है। जो कोई त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था वो 700 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक हुआ था। और इसमें शामिल जो वंश थे बंगाल के पाल थे, उत्तर भारत के गुर्जर प्रतिहार थे तथा दक्षिण भारत के राजपूत वंश के शासक शामिल थे। चंद्रबरदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज रासों में अग्निकुंड सिद्धांत के अनुसार 4 राजपूत कुल हैं: प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। इसी काल में मुस्लिम हमलों से सीमाओं की सुरक्षा में राजपूतों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस्लाम का उदय, तो एक क्वेश्चन बन सकता है इस्लाम का उदय कब हुआ? तो 7वीं शताब्दी में। तो इस्लाम का उदय 7वीं शताब्दी इतिहास को बदलने में महत्वपूर्ण घटना सिद्ध हुई। जो इस्लाम का उदय हुआ था उसने इतिहास को बदलने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। भारतवर्ष में इस्लाम का प्रवेश सर्वप्रथम किसके माध्यम से हुआ? अरब व्यापारियों के रूप में राष्ट्रकूट वंश के काल में दक्षिण भारत में हुआ। तो सबसे पहले जो इस्लाम धर्म या मुस्लिम धर्म कहाँ आया था? वो आया था दक्षिण भारत में। कहाँ पे? राष्ट्रकूट वंश के शासन काल में। किंतु भारत पर प्रथम सफल मुस्लिम हमला ये क्वेश्चन है मोहम्मद बिन कासिक 1712 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? सिंध में। उस समय वहाँ का राजा कौन था? राजा दाहिर। तो आइए आप चलते हैं महमूद गजनवी 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक कितने बार आक्रमण करता है? 17 बार आक्रमण करता है। और वो क्या करता है? राजपूतों की शक्ति को बिल्कुल तोड़ देता है। सोमनाथ पर उसने कब आक्रमण किया था? 1025 ईस्वी में। अगर भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना का श्रेय किसको दिया जाता है? मोहम्मद गौरी को। कब दिया जाता है? 1192 के द्वितीय युद्ध में, तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद। तराइन का पहला युद्ध कब हुआ था? 1191 ईस्वी में हुआ था, फर्स्ट तराइन वार, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गया था। पृथ्वीराज तृतीय, जिसे राय पिथौरा भी कहा जाता है। द्वितीय युद्ध में, तराइन के द्वितीय युद्ध में 1192 ईस्वी में हुआ, उसमें कौन जीत जाता है? मोहम्मद गौरी। दक्षिण भारत के इतिहास से रिलेटेड महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। ऐतिहासिक स्रोत की दृष्टि से दक्षिण भारत पर प्रचुर सामग्री उपलब्ध नहीं है। डॉक्टर नीलकंठ शास्त्री ने दक्षिण भारत के इतिहास पर प्रामाणिक शोध कार्य किया है। मेगास्थनीज की इंडिका
मेगास्थनीज की कौन सी बुक थी? उसका नाम था इंडिका। अशोक के 13वें शिलालेख तथा संगम साहित्य तमिल से प्राप्त होता है। यानी कि दक्षिण भारत का इतिहास जो कहाँ कहाँ से के स्रोत क्या क्या हो सकते हैं, तो मेगास्थनीज की बुक क्या हो सकती है? इंडिका। और अशोक के 13वें शिलालेख और संगम साहित्य जो तमिल साहित्य है उसे प्राप्त होता है। मौर्यों के समकालीन दक्षिण में मौर्यों के समकालीन कौन कौन थे दक्षिण भारत में? चोल, चेर, पांड्य और सात्य पुत्र का परिचय मिलता है। दक्षिण भारत राज्यों में सबसे बड़े साम्राज्य और उपलब्धियों का निर्माण चोल वंश ने किया था। चोलों में राजेंद्र प्रथम महानतम सम्राट हुए थे। इसी ने बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। पंचायतों को स्वायत्तता एवं शक्तिशाली नौसेना चोलों की विशेषता थी। तो चोलों की विशेषता क्या थी? पंचायतों को स्वायत्तता एवं शक्तिशाली नौसेना। चोल वंश के शासकों ने शैव धर्म को संरक्षण दिया था। तो चोल किसको संरक्षण देते थे? शैव। तथा बृहदेश्वर तंजौर में विश्व प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण कराया था। किसने कराया था? राजेंद्र प्रथम ने, जो कि महान चोल शासक। दक्षिण पूर्वी एशिया के अनेक द्वीपों पर भी कब्जा करके महान साम्राज्य का निर्माण किया था। किसने? चोलों ने। दक्षिण भारतीय वंशों में सातवाहन, चालुक्य, राष्ट्रकूट एवं पल्लव प्रमुख थे। दक्षिण भारत में कौन कौन से राजवंशों ने शासन किया था? सातवाहन, चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव वंश। चोलों की नौसेना भी बहुत मजबूत थी। राष्ट्रकूटों द्वारा एलोरा का कैलाश मंदिर, तो एलोरा के कैलाश मंदिर किसने बनवाए थे? राष्ट्रकूट। पल्लव द्वारा महाबलीपुरम किसने बनाया था? जो कि तमिलनाडु में है। पल्लव शासकों ने। एलोरा का कैलाश मंदिर राष्ट्रकूटों ने और महाबलीपुरम तमिलनाडु में स्थित पल्लव ने। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जो बुद्ध काल भी है में क्या होता है? 16 जनपदों महाजनपदों का विकास होता है। मैं पहले ही बता चुका हूँ। इसमें मगध हर्यक वंश के नेतृत्व में साम्राज्यवाद का उदय होता है, जो क्रमशः शिशुनाग वंश मौर्य काल में भी जारी रहता है। हर्यक वंश में क्रमशः बिम्बसार का बेटा अजातशत्रु का पुत्र उदयन शासक हुए। उसके बाद शिशुनाग वंश में कालाशोक महत्वपूर्ण हुआ। नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने हरा के मौर्य वंश स्थापना की। इसकी हत्या करके चाणक्य और चंद्र की जोड़ी ने मौर्य साम्राज्य की नींव डाली थी। मौर्य वंश के ही नेतृत्व में विभिन्न क्षेत्रों का एकीकरण हुआ। यूनानी साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को एंडोकोट्स और सैंडोक्रोट्स भी कहा जाता है। मौर्य वंश के तृतीय शासक अशोक के नेतृत्व में कलिंग का युद्ध होता है। कब होता है? 261 ईस्वी में। राजनीतिक एकता पूर्ण रूप से स्थापित हो जाती है। इतिहासकारों ने इसी अशोक को राष्ट्रीय शासक की संज्ञा भी दी है। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन होता है? बृहद्रथ होता है, जिसकी हत्या उसका सेनापति पीयूषमित्र शुंग द्वारा 184 ईस्वी में की जाती है। मौर्य वंश की स्थापना में कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त भी कहते हैं इनको। मौर्योत्तर काल से पूर्व काल तक के जो फैक्ट्स हैं उनको देख लेते हैं। राजनीतिक दृष्टि से यह काल क्षेत्रीय शक्तियों एवं विदेशी हमलों का काल था। प्रायः इतिहासकार इसे अंधकार युग कहते हैं, लेकिन आज के आर्थिक विकास, धार्मिक, साहित्यिक प्रगति, नगरीकरण में वृद्धि आदि के आधार पर मार्क्सवादी इतिहासकार इसे स्वर्ण युग की संज्ञा तक देते हैं। उपरोक्त शक्तियों में भारत में शुंगों ने विशाल राज्य तथा दक्षिण भारत में सातवाहनों ने विशाल राज्य स्थापित किया था। विदेशी ग्रीक शासकों में मिनांडर जो था वो बहुत अधिक लोकप्रिय हुआ। कुषाण वंश में कनिष्क महानतम हुआ। कुषाण वंश का शासक कनिष्क, जिसने शक संवत की स्थापना की थी। दोनों ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया, सातवाहनों ने भी और कुषाणों ने भी। कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर थी। इन विदेशी शासकों ने भारतीय धर्म और संस्कृति को भी अपनाया। अब आइए मौर्योत्तर काल में प्रमुख घटना चक्र क्या क्या होते हैं उनसे रिलेटेड फैक्ट्स पढ़ देते हैं। तो सर्वप्रथम स्वर्ण धातु के सिक्के किसने चलाए थे? इंडो ग्रीक शासकों ने। तथा सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण के सिक्के किसने चलाए थे? कुषाणों। तो सर्वप्रथम स्वर्ण धातु के सिक्के किसने चलाए थे? इंडो ग्रीक शासकों ने। और सर्वाधिक किसने चलाए थे स्वर्ण के सिक्के शुद्ध? कुषाणों ने। विदेशी हमलावरों में इंडो ग्रीक, शक, पहलव और कुषाण 4 थे। कौन कौन थे?
इंडो ग्रीक, पहला और कुषाणों द्वारा भारतीय धर्मों को अंगीकार करना तथा इनके द्वारा विदेशी व्यापार को बढ़ावा देना रोम साम्राज्य को भारत से महत्वपूर्ण माना जाता है। तो ये जो विदेशी हमलावर थे ये क्या करते थे, इन्होंने क्या किया था, भारतीय धर्मों को स्वीकार कर लिया था और विदेशियों से हमारे व्यापार को बढ़ाया था। निर्यातित जो वस्तुएं व्यापार में निर्यात की जाती थी वो थे हीरे, मोती, वस्त्र, मसाले। मूर्तिकला की दो शैलियों गंधार शैली और मथुरा शैली अस्तित्व में आई थी। किसके समय में आई थी? कुषाणों के शासन काल में। इस काल में सबसे बड़े साम्राज्य निर्माता कुषाण वंश के कनिष्क थे, जिसने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर के कुंडल वन में महायान शाखा को संरक्षण दिया। कुंडल वन में कराई थी इसने चतुर्थ बौद्ध संगीति कराई थी। कहाँ पे? कश्मीर के कुंडल वन में। और इसने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को संरक्षण दिया था। इसने शक संवत की शुरुआत की थी जो कि 78 ईस्वी में चालू हुआ था। इसको राष्ट्रीय संवत भी कहा जाता है। अब आइए पढ़ते हैं गुप्त काल, प्राचीन भारत का स्वर्ण काल। तो दोस्तों गुप्त काल से रिलेटेड महत्वपूर्ण फैक्ट्स पढ़ लेते हैं, जिसे प्राचीन भारत का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। स्वर्ण काल का अर्थ है चतुर्दिक विकास का काल। अधिकांश इतिहासकारों ने यह संज्ञा गुप्त काल को दी है। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था का उदय राजनीतिक एवं सांस्कृतिक एकीकरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। लंबे समय बाद छोटे छोटे राज्यों का विनाश करके समुद्रगुप्त ने विशाल साम्राज्य का निर्माण किया। शक शासकों को, जो कि पश्चिमी भारत में सौराष्ट्र में जिनका शासन था, को नष्ट करने के कारण भी चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य का महत्व बढ़ जाता है। यानी चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक शासकों को भी हराया था, इनके वंश को नष्ट किया था। तो इससे क्या पता चल रहा है कि गुप्तों ने सबसे ज्यादा अभिलेखों को जारी किया था, सर्वाधिक स्वर्ण के सिक्के जारी किए थे और सांस्कृतिक एवं आर्थिक विकास को भी अत्यधिक बढ़ावा दिया। इसी कारण इस युग को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। किंतु इसके अलावा इतिहासकारों ने यह भी दिखाया कि दास प्रथा, जिसमें 15 प्रकार के दास होते थे, जाति प्रथा, अस्पृश्यता में वृद्धि, सामंती ढांचे का विकास, विशेषाधिकार युक्त समाज ने गुप्त काल की प्रगति को रोक दिया। धीरे धीरे समय के साथ ये व्याधियां उत्पन्न होने लगी। यह महत्वपूर्ण है कि गुप्त नरेशों की सहिष्णुता और उदारता से बहुपक्षीय जीवन का विकास हुआ। गुप्त काल की राजकीय भाषा क्या थी? संस्कृत थी। राजकीय चिन्ह क्या था? गरुड़ था। मंदिरों के निर्माण का काल कहा जाता है। गुप्त काल को मंदिरों के निर्माण का काल कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल कानपुर में ईंटों से बना हुआ भीतरगांव का मंदिर है। सर्वाधिक युद्ध लड़ने वाला कौन सा राजा था? समुद्रगुप्त। कालिदास जैसे और भट्ट जैसे महान विद्वान गुप्त काल में थे। सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? ऐतिहासिक स्रोतों में, जो मध्य प्रदेश के एरण अभिलेख है वहां। फाहयान चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था। कब आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। फाहयान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? फाहयान। इसका फा का मतलब होता है धर्म, अयान का मतलब होता है आचार्य। तो फाहयान का मतलब हो गया धर्माचार्य। नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त द्वारा बनवाया गया। उसकी स्थापना कुमारगुप्त द्वारा की गई थी। मृच्छकटिकम पुस्तक के लेखक शूद्रक हैं। मृच्छकटिकम का शाब्दिक अर्थ होता है मिट्टी की छोटी गाड़ी। रावण वध वत्स भट्टी ने। अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास ने। किसने लिखा था? कालिदास ने। बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्यभट्टी आर्यभट्ट ने। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा अभिज्ञान शकुंतलम इम्पोर्टेंट। तीसरा आर्यभट्टी इम्पोर्टेंट है। नीतिसार का मंदक की मुख्य रचनाएं थी। मेहरौली का लौह स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही स्थापित किया था। हुण आक्रमण, जो प्राचीन भारत का अंतिम विदेशी हमला था, स्कंदगुप्त के काल में हुआ था। ये पढ़ते हैं गुप्तोत्तर काल से तुर्की राज्य की स्थापना तक के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। गुप्त साम्राज्य के विघटन से जो राजनीतिक शक्ति शून्यता पैदा हुई, उससे भरने के लिए छोटे बड़े सामंती राजाओं ने बहुकोणीय संघर्षों से इतिहास घायल एवं कमजोर हुआ। अब क्या होता, साम्राज्य का विघटन हो जाता है तो छोटे छोटे राजा आपस में लड़ने लगते हैं और जो उनकी एकता होती है वो कमजोर होने लगता है। आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास भी प्रभावित हुआ। तो सबसे पहले आता है हर्षवर्धन काल। हर्षवर्धन काल क्या था? 7वीं शताब्दी के मध्य तक। बाणभट्ट के ऐतिहासिक ग्रंथ हर्षचरित, यानी हर्षचरित के रचयिता कौन थे? बाणभट्ट। एवं ह्वेन-सांग की सीयूकी से हर्षवर्धन की उपलब्धियों का परिचय प्राप्त होता है। गौड़, बंगाल नरेश शशांक, पंजाब के हुण,
हर्षवर्धन के शत्रु थे। उत्तर भारत पर विजय स्थापित करके कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया हर्षवर्धन ह्वेन-सांग के प्रभाव से शैव से बौद्ध बन गया। प्रयाग में धर्म संसद का आयोजन कराया, जो कि हर्ष की उदारता को प्रकट करती है। किंतु दक्षिण भारत में चालुक्य शासन पुलकेशिन द्वितीय से हर्षवर्धन पराजित हो गया। तो हर्षवर्धन किससे पराजित हुआ? पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन कौन था? चालुक्य शासक था। अब 700 से 1000 ईस्वी तक के 3 प्रमुख विषयों का अध्ययन महत्वपूर्ण है। कौन सा है इसमें? त्रिपक्षीय संघर्ष। इसमें उत्तर भारत में गुर्जर प्रतिहार, पूर्व में पाल और दक्षिण में राष्ट्रकूट प्रमुख थे। त्रिपक्षीय संघर्ष किसके किसके मध्य हुआ था? गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था। दक्षिण भारत में प्रमुख शक्ति का उदय राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? दंतिदुर्ग। पल्लव वंश सिंह विष्णु। चोल वंश का संस्थापक विजयालय था। चोल वंश का महानतम राजा कौन हुआ? राजेंद्र प्रथम, जिसने बृहदेश्वर टेम्पल की स्थापना की थी या बनवाया था। इसी बीच क्या होता है? इस्लाम में महान सिद्धांतों पर, एकेश्वरवाद, भ्रातृत्ववाद पर आधारित मुस्लिम राज्य का उदय होता है एवं विकास, जिसका प्रभावी खलीफा उमर के समय से ही भारत पर 636 ईस्वी में हमले के रूप में शुरू हो जाता है और 1712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम हमला करता है। 1000 से 1027 ईस्वी तक 17 बार महमूद गजनवी हमला करता है। 1175 से 1260 ईस्वी के मध्य मोहम्मद गौरी हमला करता है। इतिहासकार 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज द्वितीय की पराजय एवं गौरी की विजय से ही आगे का मध्यकाल मानते हैं। तो भारत में मुस्लिम या इस्लाम धर्म का संस्थापक माना जाए तो किसको मानते हैं? गौरी को। किसको माना जाता है? गौरी को। पहली बार याज्ञवल्क्य एवं नारद स्मृति में महिलाओं के प्रति उदारता का परिचय मिलता है। कायस्थ लेखक वर्ग एक नई जात के रूप में सर्वप्रथम याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है। चंद्रबरदाई के पृथ्वीराज रासो के अनुसार आबू पर्वत से उत्पन्न क्षत्रिय हैं चौहान, गुर्जर, प्रतिहार, परमार। मालवा के परमार वंश का महानतम शासक कौन था? राजा भोज, जो 1000 से 1055 ईस्वी तक शासन किया। कलम एवं तलवार दोनों में यह धनी था। धारा नगरी एवं यहाँ निर्मित सरस्वती मंदिर इसकी यादगार धरोहर है। चंदेल मध्य भारत के शासक थे। नन्नुक चंदेल वंश का संस्थापक, जबकि विद्याधर महानतम शासक हुआ। खजुराहो के मंदिर के कारण यह वंश अमर हो गया। तो अगर पूछा जाए कि खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो चंदेलों ने करवाया था। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक हरिश्चंद्र था और महानतम राजा कौन हुआ? मिहिर भोज हुआ, जिसने 1836 से 1885 ईस्वी तक राज्य किया। ये वैष्णव धर्म के संरक्षक थे। त्रिपक्षीय संघर्ष में अंतिम सफलता इसी वंश को मिली थी। किसको? प्रतिहार वंश को। प्रतिहारों ने ही पश्चिम से अरबी मुस्लिम हमलों से भारत की रक्षा की थी। तो अब आइए प्राचीन भारत इतिहास पर विगत वर्षों में परीक्षाओं में पूछे गए कुछ प्रश्नों के संकलन भी हैं, तो इनके बारे में जानते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो श्रेणी किसको कहा जाता है? व्यापारियों की संस्था को क्या कहा जाता था? श्रेणी कहा जाता था। अशोक के शिलालेख को सबसे पहले किसने खोजा था? टी पैंथलर ने। किसने? टी पैंथलर ने। मास्की, गुर्जरा, नेट्यूर, उद्गोलम अभिलेख में किसका नाम मिलता है? अशोक का नाम मिलता है। जूनागढ़ अभिलेख के हिसाब सुदर्शन झील के निर्माता हैं रुद्रदमन, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, स्कंदगुप्त। संगम साहित्य दक्षिण भारत के तमिल साहित्य को कहते हैं, जिसका विकास चोल, चेर और पांड्य राजाओं के संरक्षण में हुआ। ये तीनों जो राज्य या तीनों वंश जो है साउथ इंडिया का जो ये पोर्शन है वहाँ पे राज्य करते थे। यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। भारत में आने वाली विदेशी यात्रियों का क्रम क्या क्या है? सबसे पहले कौन आया था? मेगास्थनीज, दूसरा फायान, तीसरा ह्वेनसांग। प्राचीनतम शिक्षा केंद्र कौन सा है? तक्षशिला विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त ने। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी धर्मपाल। तो आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। दक्षिण भारत के राज्यों का सर्वप्रथम अभिलेखी परिचय अशोक के 13वें शिलालेख से प्राप्त होता है।
कहाँ से प्राप्त होता है? 13वें शिलालेख से प्राप्त होता है। 13वें शिलालेख से कलिंग युद्ध का भी परिचय प्राप्त मिलता है। ताम्रलिप्ति पूर्वी तट पर स्थित भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। भूमि अनुदान की प्रथा किसने शुरू की थी? सातवाहनों ने। अरिकमेडु दक्षिण भारत में स्थित एक रोमन बस्ती थी। जीवक धन्वंतरी एवं सुश्रुत चिकित्सक थे। सर्वाधिक अभिलेख जारी करने वाला वंश गुप्त वंश। शक संवत 78 ईस्वी में किसने किया? कनिष्क ने। कनिष्क के राज्यारोहण के समय कनिष्क ने इसको लागू किया था। नीति सार का लेखक कामंदक था, जो कि राजनीति विषयक गुप्तकालीन ग्रंथ है। राजपूतों की उत्पत्ति का सिद्धांत चंद्रबरदाई के पृथ्वीराज रासों में अग्निकुंड से जुड़ा हुआ है। त्रिपक्षीय शक्तियों में उत्तर भारत में सबसे शक्तिशाली थी गुर्जर प्रतिहार। दक्षिण में राष्ट्रकूट हुए। अनुलोम विवाह ऐसी विवाह पद्धति है जिसमें वर का वर्ण कन्या के वर्ण से उच्च होता है। प्रतिलोम विवाह में कन्या का वर्ण वर से उच्च होता है। गांधार एवं मथुरा कला शैली मूर्ति कला की कला शैली है। नागर बेसर एवं द्रविड़ शैली मंदिर निर्माण से संबंधित है। तो गांधार जो शैली और मथुरा शैली मूर्ति कला की शैली है और नागर बेसर और द्रविड़ मंदिर निर्माण शैली है। अब आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। दक्षिण भारत में सबसे बड़े साम्राज्य का निर्माण किसने किया? चोल वंश ने किया है। चोल अपनी नौसेना एवं पंचायती स्वायत्ता के लिए प्रसिद्ध थे। ठीक है, इन्होंने भारत के आसपास के द्वीपों को भी जीत लिया था। आर्यभट्ट गुप्त काल के महान खगोल शास्त्री एवं गणितज्ञ थे। अजातशत्रु गौतम बुद्ध के समकालीन थे। कौटिल्य का अर्थशास्त्र संस्कृत भाषा में राजनीति एवं प्रशासन का प्रमाणिक ग्रंथ है। प्लूटार्क ने कहा था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत को जीत लिया था। यूनानी ग्रंथों में चंद्रगुप्त को सैंडोकोट्स एवं एंडोकोट्स कहा जाता है। शीशे के सिक्के सर्वप्रथम सातवाहनों ने जारी किए थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवण बेलगोला में उपवास के द्वारा अपने प्राण त्यागे थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म और अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। खजुराहों के मंदिर चंदेल शासकों ने बनवाए थे। एलोरा का कैलाश मंदिर राष्ट्रकूटों ने बनवाया था। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर चोल शासकों ने बनवाया था। वैदिक काल में रत्नीन शब्द मंत्रियों के लिए प्रयुक्त होता था। धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें।